लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आज आपको हम बताएंगे यूपीएससी, बीपीएससी और भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी इतिहास विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कैसे होगा। जो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो फसलों का शुरुआत किया गया था, ठीक है, गेहूं और जौ का, ठीक है, वो लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ये बात सही है। और दूसरा है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र था सुलेमान और किरथर पहाड़ीय क्षेत्र था। ठीक है, न कि हिमालय और विंध्य में नहीं था, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ऑप्शन दूसरा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे निम्नलिखित गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो दूसरे में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आरंभिक नगरों का जो विकास था वो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही हुआ था, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, और ये जो दे रहा है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, ये गलत है, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो था वो 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था विकास नगरों का। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अवंती, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मगध। तो इसमें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। जो सोन नदी के आसपास का जो प्राचीन क्षेत्र काल था वो मगध कहलाता था। ठीक है, चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? पहला है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। तो आप लोग अगर इसका क्लास किए होंगे, हमारा जो वीडियो क्लास देखे होंगे, तो उसमें आप लोग का ये सारा आंसर हम बताए हुए हैं। तो इसमें का ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी आए थे, वो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जितना भी भूमि था उसको इंडिया कहा था। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि भारत जो नाम है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। दूसरा है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर
वह पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न तो दो। इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, हमने बताया था कि ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। अतः एक गलत है, क्योंकि इसमें दे रहा है केवल पत्थरों पर, तो केवल पत्थरों पर ही नहीं लिखा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका आरामाइक और ब्राह्मी, दूसरा है यूनानी और ब्राह्मी, और तीसरा है आपका देवनागरी और तमिल, और चौथा है यूनानी और आरामाइक। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा? डी। ठीक है, अशोक का जो कांधार अभिलेख है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले जो यूनानी और आरामाइक नामक दोनों भिन्न लिपियों में मतलब भाषाओं में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म के कथन और कारक के रूप में है। तो कथन है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व कोई भी तिथि गणना नहीं की जाती थी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग शून्य मानते हैं और उसके आगे हम लोग ईस्वी में जाते हैं। उसके पहले जितना भी गणना किया गया ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी है हुंसगी, ऑप्शन सी है चिरांद, ऑप्शन डी है कुरनूल गुफाएं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चिरांद से आपको कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाओं में मनुष्य के आखेटक व खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, पूरा पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। ठीक है, दूसरा है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन को चुनाव कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न तो दो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा आपका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है भीमबेटका की गुफाएं, ऑप्शन बी है कुरनूल की गुफा, ऑप्शन सी है कोल्डियवा, ऑप्शन डी है हुंसगी। इसका आंसर हो जाएगा कुरनूल की गुफा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी कुरनूल की गुफा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसे ठीक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा है, इसी काल में मछली भोजन का निर्माण भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ठीक है, तीसरा है, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे
उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है महापाषाण काल। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महापाषाण काल। जी हाँ, इसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीनों प्रागैतिहासिक काल में माना जाता है। ठीक है, लेकिन महापाषाण काल शब्द कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है ए अमरावती, बी भीमबेटका, सी बाघ की गुफाएं, डी अजंता। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला भीमबेटका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें आपका पूरा पाषाण काल दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो इसमें जो पूरा पाषाण काल था, ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो वो था 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, यानी एक का दूसरे से मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल ये माना जाता है 12,000 पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद से आपका जो सी है महापाषाण काल, तो महापाषाण काल का माना जाता है 2500 वर्ष से 1900 वर्ष तक। उसके बाद से उत्तर पाषाण काल ए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हुस्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हुस्गी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न तो 2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, कैसे होगा? हुस्गी कर्नाटक में स्थित जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त जो कुछ पूरा स्थलों में से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो हुस्गी में अधिकांश औजार हैं जो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका अगला है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के पटने नामक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तीसरा है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कुत्ता, जो कि सबसे वफादार भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ये है मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद और गुफक्राल। ठीक है, इसमें आपका कौन सा सही होगा? सही आंसर का चुनाव कीजिए। तो जो मेहरगढ़ है, ठीक है,
मेहरगढ़ जो है इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से जो आपका कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। जो चिरांद है आपका तो बिहार में है चिरांद जगह, ठीक है। और गुफकराल जो है वो कश्मीर में है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए का तीसरा, तो आपका ये ऐसा ही बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ा, बुर्जहोम, हल्लूर और एक पय्यमपल्ली, ठीक है। तो उपयुक्त प्रस्थलों में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब महागढ़ा है तो उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम है तो कश्मीर, और हुल्लूर है तो आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तेलंगाना, इसमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो देखिए इसमें से सम्मिलित है हुल्लूर और पय्यमपल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बुर्जहोम जो है वो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। बुर्जहोम है जो कश्मीर में सम्मिलित है। आपका इस ये वाला सही होगा, ये वाला दोनों नहीं होगा, ठीक है, सम्मिलित। महागढ़ा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरा स्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न तो दो। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहा जाता था, ठीक है, और झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पे आग जलाने की जगह मिलने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया, ठीक है। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा। इस युग में मिट्टी के बर्तनों का अलंकरण आरंभ हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जो नवपाषाण काल है उसमें भी पूरा पाषाणिक औजारों का जो प्रयोग था, प्रयोग और निर्माण था, वो पूर्णतः बंद नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ मतलब इस समय भी हड्डियों का औजार बनाए जाते थे, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और कारण में है, कथन है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, ठीक है। कारण है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, क्योंकि नवपाषाण काल में कपास की खेती शुरू हो गई थी, जिससे लोग कपड़े बनाने भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। पहला ऑप्शन बोलन दर्रा, ऑप्शन बी गोलम दर्रा, गोमल दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा, ऑप्शन डी काराकोरम दर्रा। तो आपका इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलन दर्रा, ठीक है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। ये वर्तमान में जो है कि बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। ठीक है, कारण है मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेहरगढ़ में जो प्राप्त कब्रों और मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता है, वहाँ से यह पता चलता है कि वहाँ के लोग जो रहते थे उस समय वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, उसमें कुछ कब्रों में बकरियों कुछ सामानों का भी साक्ष्य मिला है, जैसे सोना चांद, मतलब उस समय के जो भी रहता था उनके साथ रखा जाता था। कुछ खाने की सामग्री भी रखी जाती थी उनके कब्रों में। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर की मृतक के साथ दफनाया गया। अभी हमने आपको बताया ऑप्शन ए है बकरी, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है मुर्गी। अभी हमने आपको बताया था कि मेहरगढ़ में कुछ जो कब्रें हैं उनमें बकरियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। एक है मेहरगढ़, बी है हुल्लूर, ऑप्शन सी है गुफक्राल, ऑप्शन डी है दाओजली हैंडिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दाओजली हैंडिंग, जो कि चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित पूरा स्थलों में कौन चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मेहरगढ़, बी है कोल्डिहवा, सी है चिरांद, डी है महागढ़ा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो कि गर्तावास मिले हैं वो भी मेहरगढ़ से मिले हैं। यहाँ से चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, फिर ऑप्शन डी है सोतकाकोर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, जो हड़प्पा सबसे पुराना पूरा स्थल की खोज है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब जो भारत का पंजाब है, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान का पंजाब, ऑप्शन नंबर डी काबुल अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिलहाल यह पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पहला है इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बी है सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। सी पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इनके दोनों हिस्सों में चार दीवारी कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। जल्दी से बताइए, ये पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब डी इसका कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों हिस्सों में जो चार दीवारियाँ बनाई जाती थी वो कच्ची ईंटों से नहीं बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, जो कि दीवारों को मजबूत रखने के लिए एक प्रकार की इस पर चिनाई भी की जाती थी। ठीक है, चलिए आपके अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो में घास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की
विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है आपका इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ऑप्शन सी है इसमें दोनों तरफ के उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ऑप्शन डी है इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही नहीं है। ठीक है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसने स्नानघर को जो भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था पानी। ठीक है, छोटी नहरों से नहीं निकाला जाता था। ठीक है, उसके बाद से उपयोग करने के बाद फिर इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त उस ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न तो दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त नगर हैं कालीबंगा लोथल, यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे उस समय। ठीक है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों में मिट्टी के खिलौने भी मिले थे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। ए सिंध पाकिस्तान का, बी राजस्थान भारत, ए सिंध, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी हरियाणा, ई पंजाब। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी जगहों से मिले। हड़प्पा नगर जो था आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। ठीक है, इनमें से इन स्थानों पर जो पुरातात्विदों को बहुत सी अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पे काले रंग के चित्रकारी भी थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण। ठीक है, इन सब वस्तुएं मिली है। ठीक है, आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ये, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले के होते थे। ठीक है, बी अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सी इन सभी घरों में नाले को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है सी, क्योंकि हमने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ जो हड़प्पा काल में जो नाले बनाए गए थे वो पूरे ढके हुए नाले थे। ठीक है, खुला रखा नहीं जाता था। ठीक है, फिर चलिए अब आगे को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक दो तीन। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है पाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है मनकों के निर्माण में कार्लिनियन पत्थरों का प्रयोग हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न तो दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ठीक है, ऑप्शन एक की इसलिए गलत है क्योंकि जो हड़प्पा नगरों में बाट बनाने के लिए जो पत्थर प्रयोग किए जाते थे वो चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था, चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी जिसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और तीन, ऑप्शन नंबर सी है दो और तीन, ऑप्शन नंबर डी है एक दो और तीन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और तीन। ठीक है, एक और तीन आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो पुरातत्वविद जो थे अनेक चीज़ों हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए थे जिसमें पत्थर, संग, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है सातका को, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा, डी है राखीगढ़ी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए इसमें हम बता रहे हैं हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था और मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। दोनों तो सही है। ठीक है, ऑप्शन मतलब ये दोनों सही है लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पांडु, डी नीला। हमने आपको क्लास करते टाइम भी बताया था कि हड़प्पा काल में जो भी मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग के चित्रकारी हुआ था वो लाल रंग के चित्रकारी होते थे। ठीक है, लाल रंग का उपयोग होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है तांबा,
और सामने है गुजरात, बी टीन है, फिर सामने अफगानिस्तान, फिर सी है सोना, सामने है राजस्थान, डी है बहुमूल्य, सामने है कर्नाटक। इनका आपको सूची सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका आपका देखिए, जो तांबा है, तांबा कहाँ से मिला था? आयात होता राजस्थान से, ठीक है, तांबा का राजस्थान। और जो टिन है, टीन का जो है वो अफगानिस्तान ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से सोना का हो जाएगा कर्नाटक आपका, ठीक है। और डी जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, कृषक और चारवाहे गांव में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सी है, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, ठीक है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। इसमें चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरा है नदी जिस पर अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो जो हड़प्पा है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो भी सिंधु नदी पर ही अवस्थित है, ठीक है। और जो कालीबंगा है वो घगर अवस्थित है। फिर लोथल जो है वो भोगवा पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है पंजाब, डी है राजस्थान। तो जो धौलावीरा है वो इसमें गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, जो कि कच्छ के इलाके में है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा और डी है राखीगढ़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धौलावीरा, जो कि धौलावीरा उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है राजस्थान, डी है गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, बी यह एक बंदरगाह भी था, सी यह नगर में एक भंडार गृह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। इसमें आपको पूछ रहा है कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे नहीं बसाता है।
ठीक है। यह क्योंकि यह जो लोथल है वो साबरमती नदी के एक सहायक नदी जो भोगवा नदी कहते हैं जिसे, उसके तट पे अवस्थित है, ठीक है, न कि माही नदी पे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें, जो कि कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ लोथल नदी के किनारे एक बंदरगाह भी है, ठीक है, और इस नगर में एक भंडार गृह भी था, और यहाँ से हमने बताया अभी कि मनके बनाने का भी काम होता था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं, इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नदियों का सूखना, बी है जंगलों का विनाश, सी है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी एक केवल तीन, डी एक दो और तीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक दो और तीन, तीनों, ठीक है। वहाँ पे नदियों का सूखने का भी विद्वानों का मानना है, फिर जंगलों का विनाश हो जाने से भी मानना है, फिर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाने से भी मानना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था, देखिए ऑप्शन है इसका ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा है ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना जो है वो पुरुषों द्वारा ही नहीं की गई थी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। पहला सरस्वती, दूसरा सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा यमुना, पांचवा ब्यास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, डी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पूछ रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद में जो गंगा और यमुना इन नदियों का उल्लेख बहुत कम हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में। तो उसमें सरस्वती, सिंधु और व्यास नदी का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है भाषा और सूची सेकेंड है भाषा परिवार। तो ए है संस्कृत, ठीक है, बी है पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, और सी है मलयालम, और डी है मध्य भारत की भाषा, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा जो ए संस्कृत भाषा है, ठीक है। जो संस्कृत है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, इसका होगा भारोपीय। संस्कृत भाषा जो है भारत और यूरोपीय भाषा का परिवार, ठीक है। इसका ए सही होगा, ठीक है। और जो बी है पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा है, ठीक है। तो बी का हो जाएगा आपका तिब्बत वर्मा परिवार का भाषा, ठीक है। और सी जो मलयालम है वो द्रविड़ भाषा है, ठीक है। मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा, और मध्य भारत की जो भाषा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बी है लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। सी है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। डी है इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यही सही नहीं है, क्योंकि जो युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में नहीं होता था, क्योंकि लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। तो जो ज़मीन लड़ी जाती थी उसमें कुछ चरवाहे भी उसमें अपना जो भी जंतु रहते थे उसे भी चराते थे। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है, दूसरा है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। इसका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न तो 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द ऋग्वेद में मिलता है या मिलते हैं। ठीक है, पहला है पुरुजन या विष, दूसरा है भरतजन या विष, तीसरा है यदुजन या विष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर है केवल ए है केवल 1, बी है 1 और 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1 2 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद काल में जो जनता को पूरे समुदाय के लिए जन और विष का प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। ए है शत्रु, बी है विरोधी, सी है अरि, डी है दस्यु। तो जो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। ठीक है, जो कि दास या दस्यु होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों में को दर्शाते हैं। पहला है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा है पत्थरों के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ठीक है, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर, मतलब एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्र को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें माने बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। एक काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सी सुनहरे मिट्टी के बर्तन, डी भूरे मिट्टी के बर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काले लाल मिट्टी के बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है।
बी है कुछ महापाषाणी कब्रें से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। सी कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चित्र बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। डी है कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भीमा, बी है घोड़, सी है सीना, डी है नीरा। तो इसका ना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घोड़। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है जहाँ पे लोग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ से प्राप्त कब्रें अनेक जानकारी मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है खगोल, बी है व्याकरण, सी है चिकित्सा, डी है गणित। तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए एक। ठीक है, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी वो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ठीक है, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा है ब्राह्मण ग्रंथ, पांचवा है उपनिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ए है केवल 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है केवल 4 और 5, डी है 2, 3, 4 और 5। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ऋग्वेद था वो उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, वो पूर्व वैदिक काल का ग्रंथ है। ठीक है, और बाकी भी जितने हैं वे सब उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, सूची सेकेंड है वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण थे, शूद्र और वैश्य क्षत्रिय, इनका क्या क्या काम था उसे सम्मिलित कीजिए। तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का काम था यज्ञ कराना। ठीक है, ब्राह्मणों का काम क्या था? यज्ञ कराना। शूद्र जो थे उनका काम था सेवा करना। ठीक है, और जो वैश्य थे उनका काम था व्यापार करना। ठीक है, और जो क्षत्रिय थे उनका काम था रक्षा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारक के रूप में है। कथन है उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। ठीक है, कारण है उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग